दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोड ऑन वेज का सेक्शन 1 धारा 1 और धारा 2 देखा था। धारा 1 और धारा 2 जो है विस्तार और परिभाषा से संबंधित था। आज के इस वीडियो में हम लोग धारा 3 से लेकर के धारा 14 तक जो है देखेंगे। धारा 3 से लेकर धारा 14 तक में दो पार्ट कवर्ड होगा इसका। एक तो कवर्ड होगा आपका समान पारिश्रमिकी अधिनियम से संबंधित जो था इक्वल रिम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट, वो इसमें सिर्फ एक सेक्शन उसके लिए दिया गया है। और धारा बाकी की जो धारा है वो आपको न्यूनतम मजदूरी से संबंधित है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। धारा 3 जो है सेक्शन 3 वो आपका उसका टाइटल है प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव को प्रतिषेधित किया गया है। लिंग के आधार पर भेदभाव जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रतिषेधित है। तो अब ये क्या प्रतिषेध किया गया है इसको देखिए। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का जो है सो भेदभाव नहीं होगा। किसके साथ भेदभाव नहीं होगा? तो एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय के साथ किस आधार पर? तो जेंडर के आधार पर, यानी लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं हुआ किसी भी एस्टैब्लिशमेंट या उसके किसी यूनिट में, यदि एम्प्लॉय जो है सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, एक समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य, समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको डिस्क्राइब किया था, जिसमें कि 4 बातें मैंने आपको बताई थी कि 4 बातों का आप उसमें ध्यान रखेंगे। पहला था स्किल, दूसरा था एफर्ट्स, तीसरा था एक्सपीरियंस और चौथा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी कौशल है, प्रयास है, अनुभव है और उत्तरदायित्व है, ये यदि किसी कार्य के लिए एक जैसे हों, किसी कार्य को करने के लिए जो स्किल लगेगा या उसको करने का जो मेहनत होगा, प्रयास होगा, जो अनुभव होना चाहिए और जो उत्तरदायित्व है उस कार्य में, तो उसको समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य माना जाएगा। अब यदि 2 वर्कर समान प्रकृति के कार्य में लगे हुए हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर। अब यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव का मतलब कई बार हम ऐसा भी मान लेते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव मतलब महिला कर्मचारी को कम और पुरुष को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, तो उसको जो है सो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, सपोज कि जब पुरुष कर्मचारी को जो है मेल एम्प्लॉय को 10,000 रुपये मिल रहे हैं और उसी काम के लिए फीमेल एम्प्लॉय को 12,000 मिल रहा है, तो ये भी जो है सो लिंग के आधार पर भेदभाव आएगा और ये भी इस सेक्शन से कवर्ड होगा। कहने का मतलब यहाँ ये लिंग के आधार पर भेदभाव कोई फीमेल स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ये मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी के साथ भी लिंग के आधार पर भेदभाव होगा तो यहाँ पर जो है सो ये सेक्शन आपको कोट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है सेक्शन 3(2) कि नो एम्प्लॉयर शैल फर्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 रिड्यूस्ड द रेट ऑफ वेज ऑफ एनी एम्प्लॉय। अब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और मान लीजिए पुरुष को 10,000 रुपये मिल रहे हैं और उसी काम के लिए महिला को, कामगार को 12,000 रुपये मिल रहा है, तो अब ऐसा करते हैं लिंग के आधार पर भेदभाव होना नहीं है और न्यूनतम मजदूरी से ये मजदूरी ज़्यादा है। मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी 8,000 रुपये है, तो ठीक है, न्यूनतम मजदूरी से तो ज़्यादा दे ही रहे हैं, तो हम महिला का वेज को घटा करके 10,000 कर देते हैं। अब हमारा जो है हो गया बराबर। तो सेक्शन 3(2)(1) कहता है कि नहीं, किसी भी पर्पज से इस सेक्शन को फुलफिल करने के लिए, यानी इस धारा की जो बातें हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना है, उसको फुलफिल करने के लिए रिड्यूसेस द रेट ऑफ वेज ऑफ एनी एम्प्लॉय, उसको आप जो है रिड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉयर जो नो एम्प्लॉयर शैल रिड्यूसेस द रेट ऑफ वेज ऑफ एनी एम्प्लॉय, किसी भी कर्मचारी का वेज रिड्यूस्ड नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है इसका कि मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स while recruiting any employee for the same work or work of similar nature and in condition of employment except where the employment of women in such work is prohibited or restricted by or under any law for the time being in force। अब ऐसा करते हैं कि इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब नियुक्ति होगी कर्मचारी की, कामगार का जब नियुक्ति होगा तो उसी समय हम महिला कामगार नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। और ऐसे भी
कई सारे नियोजक जो है मैटरनिटी बेनिफिट या अदर तरह के बेनिफिट्स देने के से बचने के लिए महिला कामगारों की नियुक्ति को प्रोहिबिट करते हैं अपनी तरफ से। तो ये कहता है कि किसी भी नियोजन में आप इस प्रकार का नियुक्ति का सिस्टम नहीं बना सकते हैं या ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल सकते हैं कि इसमें महिला कामगार नहीं काम कर सकती है, या कुछ इस तरह की बातें नहीं होगी कि वो जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करता हो एम्प्लॉयमेंट में या उसके कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। एक्सेप्शन तभी हो सकता है यदि उसके कार्य की प्रकृति वैसी है जहाँ की किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को या वुमेन एम्प्लॉय को कार्यरत नहीं किया जा सकता। अगर वुमेन एम्प्लॉय वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी कार्य की प्रकृति है, सपोज कीजिए अंडरग्राउंड माइंस वगैरह वर्क होते हैं तो उसमें जो है वुमेन एम्प्लॉयज को नहीं लगाया जाता है, तो ठीक है, अलग बात है। अदरवाइज इन जनरल टर्म जो है आप किसी भी स्थिति में नियुक्ति वगैरह में जो है रिक्रूटिंग में आप इसको जो है सो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब इस इक्वल रिम्यूनरेशन से समान पारिश्रमिकी से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ दिया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है कि जो कार्य है वो समान प्रकृति का है या नहीं है, वेयर देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू वेदर ए वर्क इज ऑफ सेम और सिमिलर नेचर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 के पर्पस से इस धारा के उद्देश्य से यदि किसी भी प्रकार का विवाद हो कि काम सेम प्रकृति का है, समान प्रकृति का है या नहीं है, या समान कार्य है कि नहीं है, तो ये डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा कि वो समान है या नहीं, सच अथॉरिटी एज बी नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी यानी जो समुचित सरकार होगी वो जिस अथॉरिटी को डिसाइड करेगी इसके लिए बाय नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन करेगी, मतलब कि बाद में जब ये एक्ट प्रभावी हो जाएगा तो समुचित सरकार अपने यहाँ गजट नोटिफाई करेगी कि सेक्शन 4 के पर्पस के लिए, सेक्शन 3 के पर्पस से जो है आपको फलाना आदमी जो है लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर जो भी हो सकते हैं या जो जिसको निर्धारित करे सरकार, वो आपको अथॉरिटी होंगे। तो उसके बाद उस तरह का जब क्लेम आएगा, उस तरह का जो समस्या आएगी, डिस्प्यूट आएगा, तो ये अथॉरिटी उसको फिर डिसाइड करेंगे कि वर्क जो है सिमिलर नेचर का है या नहीं है, या सिमिलर वर्क है या नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 आपका क्या है, मिनिमम वेज से रिलेटेड है। मिनिमम वेज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपका मिनिमम वेज एक्ट था, मिनिमम वेज एक्ट 1948। इस एक्ट में आपने जितने भी प्रोविजंस पढ़े थे उन प्रोविजंस में से कुछ प्रोविजन जो कॉमन आएंगे, बार बार आते हैं, जो कि चारों एक्ट में जो 4 एक्ट को मर्ज किया गया है तो कई सारे प्रोविजन कॉमन हो जा रहे हैं, तो उन कॉमन प्रोविजन को छोड़ दीजिए, तो फिर बाकी के प्रोविजंस जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे उसी प्रकार से। कोई उसमें, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि कोड आने के बाद बहुत चीजें बदल गई हैं, तो मैं फिर से एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ भी बदला नहीं है, बस यही समझिए कि उनको सिंप्लीफाई करके जो कॉमन चीजें थी उनको एक जगह रखा गया है और बाकी जो चीजें रिपीट हो रही थी बार बार उनको हटाया गया है। तो चैप्टर 2 आपका किससे जुड़ा हुआ है, चैप्टर 2 जुड़ा हुआ है आपका मिनिमम वेज के संबंधित, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित। तो पहला जो इसका सेक्शन 5 है वो क्या कहता है, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज, यानी कि न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान किया जाना, किसी भी कामगार को न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो एम्प्लॉयर शैल पे टू एनी एम्प्लॉय wage less than the minimum rate of wage notified by appropriate government। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो appropriate government है वो नोटिफाई करेगी किसको, मिनिमम वेज को। यहाँ एक फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट आएगा, आगे मैं बताऊंगा। मिनिमम वेज जो डिसाइडेड होगा वो appropriate गवर्नमेंट द्वारा होगा, और कोई भी नियोजक जो है उस न्यूनतम मजदूरी से मिनिमम वेज से कम रेट पर किसी भी एम्प्लॉय को पे नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो फिर इस कोड के अधीन वो दंडनीय अपराध होगा। अगला धारा 6 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9। अब इस धारा को लिंक किया गया है सेक्शन 9 के प्रोविजन से। अब हम लोग आगे समझेंगे इसको क्या है सेक्शन 9। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेज पेएबल टू एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। अब सेक्शन 9 और सेक्शन 8 यहाँ दो बातें लिखी गई है कि सेक्शन 9 के पर्पस से जो है समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी का जो निर्धारण करेगी वो सेक्शन 8 के हिसाब से करेगी। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है सेक्शन 9 और सेक्शन 8। तो जो सेक्शन 9 है वो आपको
पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स द फ्लोर वेज। मैंने आपको बताया था कि फ्लोर वेज का बात मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एक होगा मिनिमम वेज और एक होगा फ्लोर वेज। अब ये न्यूनतम मजदूरी और फ्लोर मजदूरी में क्या अंतर होगा? तो न्यूनतम मजदूरी और फ्लोर मजदूरी जो होगा, फ्लोर मजदूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्लोर का मतलब होता है सतह, तो सतही मजदूरी कहने से थोड़ा बड़ा मतलब शब्द अटपटा बनता है, और इसका हिंदी जो है सो मैंने देखा भी नहीं कि भारत सरकार इसके लिए क्या लिखती है, तो अभी हम उसको फ्लोर वेज मान के चलते हैं हिंदी में भी। तो जो फ्लोर वेज और न्यूनतम मजदूरी जो होगी मिनिमम वेज, उसमें क्या डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। जैसे कि भारत सरकार जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक वेज डिसाइड करेगी पूरे इंडिया के हिसाब से, या तो वो पूरे इंडिया के लिए एक वेज बनाए या अलग अलग एरिया के हिसाब से बनाए, उसको वो कहती है फ्लोर वेज। सपोज कीजिए उसने डिसाइड किया फ्लोर वेज 200 रुपया होगा, यानी 200 रुपया यदि पूरे भारत के लिए फ्लोर वेज डिसाइड किया गया या किसी एरिया के लिए डिसाइड कर दिया गया भारत सरकार द्वारा अलग अलग एरिया बांट के, तो उस एरिया में न्यूनतम मजदूरी उस सरकार द्वारा यानी जो राज्य सरकार होगी, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किसको करना है? राज्य सरकार को, और फ्लोर वेज का निर्धारण किसको करना है? केंद्र सरकार को। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको समझ लेना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज निर्धारित करती है अगर 200 रुपये, तो उस एरिया में राज्य सरकार जो है 200 रुपया से कम न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज जो है सो नहीं रख सकती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे फिर और हम इसको बताएंगे आपको डिटेल। और धारा 8 जो है वो आपको बताता है प्रोसीजर फॉर द फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेज। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, फिक्स करना, और न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण, ये दोनों काम ये जो है कैसे होगा, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो तरीका है, उसके संबंध में वो जिक्र करता है। तो यानी न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और पुनरीक्षण के तरीके से जुड़ा हुआ आपका सेक्शन 8 है। आगे जब हम सेक्शन पर आएंगे तो आपको बताएंगे। अब आते हैं अपने पुराने सेक्शन पर जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे, सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, यानी कि हमको फ्लोर वेज को देखना है। फ्लोर वेज से कम जो है आपको मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड नहीं कर सकती है। तो हमको फ्लोर वेज को देखते हुए फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, यानी किस तरह से मिनिमम वेज को निर्धारित करना, उस तरीके के हिसाब से हम जो है सो मिनिमम वेज डिसाइड करेंगे। तो यहीं पे कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेज पेएबल टू एम्प्लॉय, फिक्स करेगी, निर्धारित करेगी। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर टाइम वर्क और फॉर पीस वर्क। अब ये दो बात है कि अब जो न्यूनतम मजदूरी का आप निर्धारण करेंगे, ये न्यूनतम मजदूरी दो प्रकार से आप कर सकते हैं निर्धारित। कैसे? एक समय के हिसाब से और दूसरा मात्रा के हिसाब से। तो इसको हम लोग कहते हैं आपको कालानुपातिक दर। आपने पढ़ा होगा कालानुपातिक दर, और इसको कहते हैं हम लोग मात्रानुपातिक दर। अब ये दोनों चीजें क्या है आप इसको समझ लीजिए। सपोज कीजिए सरकार ने निर्धारित किया कि भाई 8 घंटा यदि कोई काम करता है तो आपको 500 रुपया न्यूनतम देना होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक रेट। दूसरा होता है कई बार काम जो होता है वो पीस के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए जैसे बीड़ी बनाते हैं लोग, या सपोज कीजिए ईंट बनाते हैं, ईंट की पथाई करते हैं, या और कई तरह के काम होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं खंड कार्य। खंड में कार्य किया जाता है। तो उस तरह के कार्य जो होते हैं, तो मान लीजिए बीड़ी बनाता है तो सरकार ऐसा निर्धारित कर सकती है कि 1000 यदि कोई बीड़ी बनाता है तो कम से कम उसको जो है 250 रुपया आपको पेमेंट करना है। अब इसके लिए सरकार ये देखेगी कि एक दिन में यानी 8 घंटे में यदि हम लोग कार्य आवर रखते हैं तो कितना बीड़ी बनाया जा सकता है। सपोज कीजिए 8 घंटे में 2000 बीड़ी के लगभग बनाया जा सकता है एक सामान्य आदमी व्यक्ति के द्वारा, कामगार के द्वारा। तो सरकार उस हिसाब से डिसाइड करेगी कि हाँ ठीक है, अगर 1000 बीड़ी बनाएगा तो उसको कम से कम 250 रुपया आपको देना होगा। तो ये पीस रेटेड वर्क, या 500 रुपया अगर वो 1000 ईंटें बनाता है तो 500 रुपया। अगर एक दिन में कोई आदमी मैक्सिमम 1000 ईंटें बना सकता है तो 500 रुपया उसके लिए निर्धारित कर देगा। तो अब यदि वो एक दिन में 200 ही ईंट बना रहा है तो उसका जो है वेज इस हिसाब से रिड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक टर्म और आता है कि गारंटेड पीस रेटेड वर्क, मतलब कि अगर वो पीस रेटेड काम भी कर रहा है, लेकिन यदि वो जितना पीस है, मान लीजिए अगर न्यूनतम मजदूरी एक दिन की 500 रुपये है, अब जब वो पीस रेटेड कर रहा है, बेचारा पूरा मेहनत कर रहा है, तब भी वो 150 रुपये से ज्यादा
नहीं अर्न कर पा रहा, ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो गारंटेड पीस रेटेड वर्क भी बना सकती है कि कम से कम इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा यदि आप उससे 8 घंटे काम लेते हैं तो। अब सेक्शन 6(3) जो है आपको सब सेक्शन 3 यही कहता है आपको कि जहां कोई भी कर्मचारी जो है पीस रेटेड वर्क पर एम्प्लॉयड है, यानी कि 1000 अगर वो ईंटें बनाएगा तो उसको 500 रुपया दिया जाएगा और 500 रुपया इसकी न्यूनतम मजदूरी है। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो समुचित सरकार होगी वो ऐसा रेट फिक्स कर सकती है ताकि उस एम्प्लॉय का मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है टाइम वर्क बेसिस पर सिक्योर हो सके। जो मैंने आपको अभी बताया कि सपोज कीजिए कि वो दिन भर में बेचारा 250 ईंटें बना पाता है या 500 ईंटें ही मैक्सिमम बना पाता है, तो ऐसे में उसका मिनिमम वेज से कम ही आएगा हमेशा वेज। तो ऐसे में सरकार जो है इस तरह से बना सकती है उसके लिए गारंटेड पीस रेटेड वर्क कि उसका मिनिमम वेज जो है सिक्योर हो उस एम्प्लॉय के लिए यदि वह पीस रेटेड वर्क पर काम कर रहा है। तो इस प्रकार का जो दर होगा जिसमें कि पीस रेटेड वर्क में भी कम से कम यदि वो 8 घंटे काम करता है तो न्यूनतम इतना भुगतान किया जाना है, तो उसको उस दर को हम लोग कहते हैं गारंटेड टाइम रेट या प्रत्याभूतित मात्रानुपातिक दर। उसके बाद आपको सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 कहता है कि द मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑन टाइम वर्क बेसिस में बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विथ एनी और वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड। तो जो वेज का पीरियड होगा यानी मजदूरी की अवधि होगी, मजदूरी की अवधि मतलब कि मजदूरी का जो भुगतान किया जाना है उसका पीरियड कैसे होगा। तो मजदूरी की अवधि आपको कैसी होगी? मजदूरी की अवधि वो आपको घंटा के आधार पर हो सकती है, आवर के बेसिस पर हो सकती है, सरकार चाहे तो प्रति घंटा के दर से दर दे सकता है, या फिर दिन के आधार पर हो सकता है, या फिर महीना के आधार पर हो सकता है। मैक्सिमम जाएगा तो मंथ के आधार पर और यहाँ पे आवर के आधार पर मिनिमम। तो ये रेंज हो सकता है वेज देने का, या सरकार निर्धारित कर सकती है कि भाई ब्रिक क्लिंस वर्क में ईंट भट्टे में यदि कोई काम करता है तो न्यूनतम मजदूरी ईंट पथाई के लिए 1 घंटे का इतना रुपया होगा, इस तरह से भी निर्धारित कर सकती है, या 1 दिन का इतना होगा 8 घंटे के लिए, या फिर 1 महीने के लिए ऐसा होगा। तो सरकार अलग अलग नियोजनों के लिए अलग अलग तरीके से कर सकती है। नियोजन से यहाँ एक पॉइंट याद आया, मैं आप लोग को यही स्पष्ट कर दूं कि पहले जो आपका न्यूनतम मजदूरी था, मिनिमम वेज एक्ट था, उसके लिए शेड्यूल हुआ करता था, अनुसूची होती थी। अनुसूची जो है, अनुसूची इसमें 2 था, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 जो था वो आपका बहुत सारे वर्क थे, इसमें करीब 87 नियोजन था, और एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड नियोजन जो है वो इसमें शेड्यूल 2 में था। बिहार के मामले में टोटल 88 नियोजन में, तो 88 में से 87 नियोजन इसमें और 1 नियोजन इसमें था। बाकी के जो नियोजन थे, एम्प्लॉयमेंट थे, वो न्यूनतम मजदूरी से कवर्ड नहीं था इन 88 के अलावे, 88 के अलावे। लेकिन अब जो ये कोड आया है, यहाँ आप ये सब बातें भूल जाइए कि शेड्यूल होगा और वो सर्टेन शेड्यूल्स अनुसूची में लागू होगा और ये होगा और वो होगा, सब फलाना ठिकाना भूल जाइए। अब केवल और केवल न्यूनतम मजदूरी देना है और वो व्यक्ति कहीं भी काम करता हो, यानी इसके कवरेज को बहुत ज्यादा ही व्यापक बना दिया गया है। अब हर एक तरीके का एस्टैब्लिशमेंट वो जो है न्यूनतम मजदूरी से कवर्ड हो गया, मिनिमम वेज से कवर्ड हो गया। अब इसमें शेड्यूल वाला लफड़ा खत्म हो गया, तो आपको उतना अब याद रखने का भी झंझट नहीं है कौन शेड्यूल क्या है, कितने शेड्यूल में आता है। अनुसूची शब्द को ही अब आप इस कोड के दृष्टिकोण से भूल जाइए। अब देखते हैं हम लोग अगला सेक्शन क्या कहता है हमारा। कहता है कि वेयर द रेट ऑफ वेज आर फिक्स्ड बाय द आवर और बाय द डे और बाय द मंथ, द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ वेज सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यह कह रहा है कि यदि आप घंटा के आधार पर निकालते हैं, या दिन के आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते हैं, या महीना के आधार पर, तो उसका निकालने का तरीका क्या होगा, वो जो है आपको प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। यानी प्रिस्क्राइब्ड जहां भी रहता है कहीं भी एक्ट में, इसका मतलब कि आपको रूल में उसको बताना है कि आप कैसे निकालेंगे घंटा या दर न्यूनतम मजदूरी घंटा के आधार पर, या महीना या दिन के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीजें आपको फिर एक्ट में नहीं मिलेगी। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका तरीका कहाँ पे मिलेगा आपको? रूल में मिलेगा।
तो गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें उसने निर्धारित किया है कि हम न्यूनतम मजदूरी को कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में, पहले हम लोग सेक्शन को डिस्कस कर लें। फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज अंडर दिस सेक्शन, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल primarily take into account the skill of worker required for working under the categories of unskilled, skilled, semi-skilled, highly skilled and geographical area और both, और geographical area और both। यानी कि जब न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सरकार करने के लिए चलेगी तो क्या चीज देखेगी भाई, किस आधार पर हम बांटेंगे, किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है। तो स्किल देखेगी, पहला स्किल देखेगी, और फिर स्किल में भी चार, अनस्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है या हाईली स्किल्ड हो सकता है, चार तरीके का। और दूसरा पॉइंट क्या देखेगी, और है, या तो दूसरा पॉइंट ज्योग्राफिकल एरिया पर देख लेगी, और है यहाँ, या तो स्किल देखेगी या ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया कहने का मतलब जैसा जैसा परिस्थिति होगा, पहाड़ी एरिया है या फिर मैदानी इलाका है, डेजर्ट है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सोच सकते हैं, जो कि काम करने की प्रकृति वहां जो कठिन हो जाएगी। तो दूसरा है ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर, और तीसरा पॉइंट कहता है और बोथ, या फिर दोनों के आधार पर। तो सरकार जो है स्किल या ज्योग्राफिकल एरिया या फिर दोनों के आधार पर जो है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में, दोनों को जो है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में टेकन इनटू अकाउंट अपना ध्यान रखेगी। उसके अलावा फिर ये सेक्शन आगे कहता है कि कुछ वर्कर ऐसे भी होंगे, कुछ कैटेगरी के वर्कर, जिनका जो वर्क का प्रकृति वो काफी ही दुर्गम होगा। वो हो सकता है उनके टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के आधार पर काम करना जो है सो बहुत आसान नहीं होगा। सपोज कीजिए कोई ब्लास्ट फर्नेस के पास काम कर रहा हो लोहे की भट्टी में, तो ब्लास्ट फर्नेस के पास जो है काफी हाई टेम्परेचर होता है, स्पेशल सूट वगैरह लगा के वो काम करते हैं, तो काफी कठिन प्रकृति का काम हुआ। या किसी हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में है, किसी इस प्रकार के केमिकल्स को डील कर रहा है या इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को डील कर रहा है जो उसके लिए, शरीर के लिए या उसके लिए खतरनाक है, तो इस तरह के वर्क में, या फिर अंडरग्राउंड वर्क में काम में लगा हुआ है, भूमिगत खदानों में जहां खतरनाक काम उसके लिए वो है, माना जाएगा। तो इस तरह के कार्यों के लिए सरकार जो है इन बातों को भी ध्यान में रख सकती है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में। कहने का मतलब कि स्किल और ज्योग्राफिकल एरिया, इन दोनों का तो निर्धारण कर, इन दोनों को तो ध्यान में रखेगी ही कि स्किल और ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर हम न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करें। उसके अलावा यदि कोई कठिन प्रकृति, दुर्गम प्रकृति का कार्य कर रहा हो या फिर हैजार्डस वर्क कर रहा हो, खतरनाक नियोजन में लगा हुआ हो या अंडरग्राउंड वर्क वगैरह में लगा हुआ हो, तो ऐसे वर्कर के लिए वो अलग तरीके से भी न्यूनतम मजदूरी के बारे में सोच सकती है। सपोज कीजिए उनका रेट वो ज्यादा रख सकती है। जनरल वर्क के लिए अगर न्यूनतम मजदूरी अगर 350 रुपए प्रति दिन रखा, तो इस तरह के वर्क के लिए हो सकता है सरकार चाहे तो 400 रुपए पर डे रख सकती है। वो डिपेंड करता है, वो जो कमिटी होगी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाली, वो किस प्रकार से सरकार को रिकमेंड करती है। The norms of such fixation of minimum rate of wages shall be such as may be prescribed। और जो नॉर्म्स होंगे वो जैसा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, यानी जो सरकार अपने रूल में रखेगी। रूल कौन बनाती है, मैंने आपको कई बार पहले डिस्कस भी किया कि समुचित सरकार जो है अपना अपने अधिकार क्षेत्र में अपना रूल बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। रूल का स्टेटस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है कोड ऑन वेज पे ड्राफ्ट रूल फाइनल स्टेज का आ चुका है और चारों कोड पे आ चुका है। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रूल अभी बना रही है, तो जैसा उसका प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल में, जैसा निर्धारित किया जाएगा उस हिसाब से होगा। एंड लास्ट पॉइंट जो है सेक्शन 6 का, सब सेक्शन 7 है, वो कहता है कि द नंबर ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस रिफर्ड इन सब सेक्शन 6, ऊपर जो हम वेज का मिनिमम वेज का जो रेट निकालेंगे, एज फार एज पॉसिबल बी कीप्ड एट मिनिमम बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब सरकार जो है इतना सारा बात को कंसीडर कर रही है, अब ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए मिनिमम वेज और 72 तरीके का मिनिमम वेज हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि अब तो मिनिमम वेज शेड्यूल वाली बात तो खत्म हो गई, फलाने शेड्यूल में चिलाने शेड्यूल में वो वाली बात रही नहीं। अब सिंपल सी बात होगी कि भाई 4 तरह का वर्कर होगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, तो इसके लिए हमको ये वर्क रखना है। या फिर ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम ले लिए तो हो सकता है कि हमने ले लिया हमारे यहाँ की हिली एरिया या जो मैदानी एरिया है, प्लेन एरिया, इसके लिए फिर हिली एरिया के लिए 4 तरह का, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड ये, और इसके लिए फिर 4 तरह का ये हमने रख लिया। अब फिर इसमें भी अगर हमने ये जोड़ दिया हैजार्डस ऑक्यूपेशन, अंडरग्राउंड वर्क, ये वो, तो इसमें फिर कैटेगराइजेशन करने लगे, तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि कम से कम संख्या में जो है इसके कॉम्बिनेशंस बने,
मिनिमम हो, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, लोगों को याद रखना भी आसान नहीं होगा। आम आदमी को कोई भी नियम कानून बनता है तो उद्देश्य है कि आम आदमी को लाभ हो। अब इतने प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड मिनिमम वेज आ जाए कि लोगों को पता ही नहीं रहे कि मिनिमम वेज उसको उसके लिए कितना एप्लीकेबल है और क्या है, तो फिर ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि भाई एक्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि आप जो है इसको कम से कम रखिए। अब आइए देखते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 7, जो कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज। मिनिमम वेज में किन किन कंपोनेंट्स को डाला जाएगा, क्या क्या होंगे उसके कंपोनेंट्स। तो इसमें कहता है कि मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स्ड और रिवाइज्ड, जो मिनिमम रेट निर्धारित किया जाएगा या पुनरीक्षित किया जाएगा समुचित सरकार के द्वारा धारा 8 के अधीन, उसमें क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है बेसिक रेट ऑफ वेज एंड अलाउंसेस होगा जो एडजस्टेड होगा। इस अलाउंस को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, यानी कि निर्वाह भत्ता जो होता है उसकी लागत, निर्वाह व्यय भत्ता की लागत। तो बेसिक रेट ऑफ वेज, बेसिक मतलब मूल हो गया, तो मूल वेज कितना होगा, बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, ये दोनों को जोड़ करके मिनिमम वेज निकाला जाएगा। और इसका इंटरवल जो है सरकार निर्धारित करेगी कि कितने कितने इंटरवल पर हम इसको फिक्स या रिवाइज करेंगे। जो भी समुचित सरकार, मतलब सरकार मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो अपने हिसाब से या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना अपना निर्धारित करेंगे। सेंट्रल अपना सेंट्रल वेज निकालेंगे, स्टेट अपना स्टेट मिनिमम वेज निकालेंगे, जितना जितना इंटरवल पे चाहे। दूसरा तरीका ये होगा, या फिर बेसिक रेट ऑफ वेज विथ और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। उसमें दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि बेसिक रेट ऑफ वेज होगा जिसमें कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, प्लस एंड इसके बाद क्या होगा, द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट। यदि कोई मान लीजिए नकद कोई सामान उसको दिया जा रहा है कंसेशनल रेट पर, जो आवश्यक वस्तुओं को का सप्लाई किया जा रहा है उसको, तो उसका जो कैश वैल्यू होगा, यानी बेसिक रेट ऑफ वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस प्लस कैश वैल्यू ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी जो उसको सप्लाई किए जा रहे हैं, जो आवश्यक वस्तुएं उसको दी जा रही हैं, या फिर ये उसमें ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तीसरा कह रहा है ऑल इंक्लूसिव रेट्स, सभी प्रकार का सर्वसमावेशी दर जो होगा, अलाउइंग फॉर द बेसिक रेट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, यानी ये तीनों हो। तो आप समझ गए कि बेसिक रेट मतलब मूल दर, तो मिनिमम वेज का जो कंपोनेंट होगा उसमें मूल दर एक बनाना होगा आपको कि कम से कम इतना मिलना चाहिए, प्लस उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो है आपको निर्वाह व्यय भत्ता जो है वो आपका जुड़ेगा उसका लागत। और उसके बाद दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि मूल दर में निर्वाह व्यय भत्ता लगाए या बिना लगाए जो उसको एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई किए जाते हैं, अगर इस प्रकार का ऐसा सिस्टम सरकार बनाती है तो उसका जो कैश वैल्यू है वो आएगा। और तीसरा में अगर वो तीनों बातों को चाहे तो जोड़ करके और फिर जो वैल्यू आएगा उसको मिनिमम वेज के रूप में डिसाइड कर सकता है। अब धारा 8 जो है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये धारा 8 किससे संबंधित है, तरीके से, किसके तरीके से, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और पुनरीक्षण का तरीका, जो आप पहले पढ़ते थे कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और पुनरीक्षण कैसे होता है, तो उस निर्धारण और पुनरीक्षण का तरीका जो है ये आपको धारा 8 में सेक्शन 8 में कोड में आया है। तो कहता है कि इन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार यदि आप मिनिमम वेज ऑफ रेट निकाल रहे हैं, और इन रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेज अंडर द कोड, या फिर पहली बार निकाल लिया और उसको निश्चित समय अंतराल पर आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो सरकार जो है कर सकती है कई तरह के अपॉइंट एज मेनी कमिटी, जितना उसको जरूरत लगेगा उतने कमिटियों का निर्धारण कर सकती है। या उसके बाद दूसरा बात कह रहा है कि बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर the information of person likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of the notification on which the proposal shall be taken into consideration। तो आप पहले भी पढ़ते थे, इसके लिए दो विधि होती है, एक विधि होती है समिति विधि और एक विधि होती है अधिसूचना विधि, गजट विधि। तो यहाँ भी यही बात है, कोई नई बात नहीं है। या तो कमिटी बना ले और कमिटी फिर जो है जितने भी लोग उससे प्रभावित होंगे उनका जो है सो इंक्वायरी करेगा, होल्ड एन इंक्वायरी, और उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद उसके बाद वो रिकमेंड करेगा कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए मिनिमम वेज पहला बार, या फिर जब रिवाइज करेगा तो कितना जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये तो हो गया कि समिति इंक्वायरी करेगी देन रिकमेंड करेगी। दूसरा हो गया कि जो भी लोग प्रभावित होने वाले हैं गजट नोटिफिकेशन में उसका नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि भाई इतना वेज रखने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन निकालने के बाद
कम से कम उसको नोटिफिकेशन में 2 महीने का टाइम मिलेगा, और 2 मंथ का टाइम मिलने के बाद फिर उसके बाद जो भी लोग को सजेशंस देने हैं, सुझाव देने हैं या पॉइंट रखने हैं, वो सरकार को देगी। सरकार उसके बाद फिर फाइनल नोटिफिकेशन निकालेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में हम लोग गजट मेथड ही यूज करते हैं, अधिसूचना मेथड से ही करते हैं। हालांकि अब नए वाले रूल में क्या होगा या आगे आने वाले देखने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है। फिलहाल जो है ये 2 तरीके जो है, अधिसूचना विधि और समिति विधि, ये जो है सो पूर्व में भी था और वही बात यहाँ पे फिक्सेशन में दिया गया है। अब जो भी कमेटी होगी उसमें कौन कौन होंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जितने भी लेबर लॉ में ट्राइपार्टाइट कमेटी होती है तो एम्प्लॉयर को प्रतिनिधित्व करने वाले उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व करने वाले जो ट्रेड यूनियंस होते हैं या जो भी एम्प्लॉय के यूनियंस होते हैं वो होंगे, एम्प्लॉयर के यूनियन, एम्प्लॉयज के यूनियन के मेंबर, और इंडिपेंडेंट पर्सन्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह या और भी इंडिपेंडेंट पर्सन्स आएंगे, वो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द कमिटी होंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी रिकमेंडेशन आएगा आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, कमिटी रिकमेंड करेगी, या फिर अगर कमिटी मेथड से करते हैं तो, या गजट मेथड से करते हैं तो जो नोटिफिकेशन के बाद जो लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें जो भी रिसिप्ट्स होगा रिप्रेजेंटेशंस, उन सब पर कंसिडरेशन करने के बाद समुचित सरकार जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी मिनिमम वेज को रिवाइज करने के लिए या पहली बार के लिए जो भी होगा, जैसा स्थिति होगा। और वो जो नोटिफाई करेगी मिनिमम वेज फर्स्ट टाइम या रिवीजन वाला, वो फिर कम इनटू फोर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, वो जो है सो 3 महीने के बाद जो है सो प्रभावी हो जाएगा। अब समुचित सरकार यदि चाहे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यदि चाहता है रिवीजन के पर्पज से या मिनिमम रेट के वेज के फिक्सेशन के पर्पज से, तो वो फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो है, इसका सेक्शन 42 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का भी जिक्र है, तो उस एडवाइजरी बोर्ड से भी सलाह ले सकती है। अब यहाँ एक अंतिम बिंदु जो दिया गया है सेक्शन 8 में, वो है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी, समुचित सरकार जो होगी, शैल रिव्यू और रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑर्डिनरली एट इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। यहाँ बहुत अच्छे से सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया, समुचित सरकार के ऊपर, कि यदि समुचित सरकार चाहे तो 5 साल के भीतर भी कर सकती है, लेकिन समुचित न्यूनतम मजदूरी के दर का जो पुनरीक्षण होगा वो 5 साल से अधिक समय नहीं लेगा। यानी पहला बार, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि जो मिनिमम वेज होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोड लागू होगा, कोड लागू होते ही मिनिमम वेज का निर्धारण किया जाएगा, तो वो फर्स्ट टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम मिनिमम वेज निर्धारित हो गया, जिस भी मेथड से किया जाए, कमेटी मेथड, गजट मेथड, फिर अब उसको सर्टेन इंटरवल्स पर उसको रिवाइज किया जाएगा, तो नॉट एक्सीडिंग द 5 ईयर, 3 साल पर या 4 साल पर, जैसा सरकार निर्धारित करेगी, या 5 साल पर या 2 साल पर जो निर्धारित किया जाए उसको रिवाइज किया जाएगा। तो मान लीजिए 5 साल पर निर्धारित करना है, तो 2021 के बाद 2026 में इसका पुनरीक्षण होगा, फिर 2026 के बाद 2031 में होगा। लेकिन 2021 से 26 के बीच कई बार मिनिमम वेज चेंज होता है, तो फिर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, वो उसमें केवल हम लोग उसको वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस से जो महंगाई भत्ता जोड़ते हैं वो जोड़ा जाता है। तो परिवर्तित महंगाई भत्ता इसमें हम लोग हर बार जोड़ेंगे, तो यदि 2021 के मान लीजिए कि अप्रैल से मिनिमम वेज नया बना, तो फिर उसके बाद हर 6 महीने पे अक्टूबर में, तो 2021 के अक्टूबर में, फिर 2022 के अप्रैल में, फिर 2022 के अक्टूबर में, इस तरह से करते हुए हम लोग जो है महंगाई भत्ता जोड़ते हुए हर 6 महीने पे मजदूरी के दर जो है बढ़ाते रहते हैं। लेकिन वो रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन जब होगा तो फिर क्या होगा, इस जो ये जो मजदूरी की दर बढ़ाते हैं, इसमें जो बेसिक हमारा, मान लीजिए अगर हमने बेसिक तय किया है 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया ही रहेगा, बस उस पर परसेंटेज ऑफ जो है सो इंक्रीमेंट होगा, परसेंटेज का महंगाई का। लेकिन यदि हम रिवीजन करेंगे तो हम इस बेसिक को फिर बढ़ा देंगे, 12,000 14,000 कुछ कर देंगे, ताकि उस पर जब महंगाई भत्ता बढ़े तो और ज्यादा वो बढ़े। तो रिवीजन में हम लोग बेसिक को चेंज करते हैं, या आपका जो भी तरीका हमने बताया अभी सेक्शन 7 में, उस तरीके से निर्धारित करेंगे नए तरीके से। लेकिन हर 6 महीने पर जो चेंज करते हैं उसमें केवल सर्टेन परसेंटेज जो है महंगाई भत्ते का 2% 3% या जैसा उसका लेबर ब्यूरो शिमला के इंडेक्स के आधार पर किया जाता है, या और भी तरीके हो सकते हैं, तो वो जो है सो आपको उस आधार पर करते हैं। अब सेक्शन 9 जैसा मैंने बताया था आपको कि ये फ्लोर वेज फिक्सेशन से रिलेटेड है। फ्लोर वेज कितना होगा, हमने बताया था आपको कि राज्य जो है फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकती है। तो यहीं पे बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फिक्स करेगा, फ्लोर वेज को फिक्स करेगा।
टेकन इनटू अकाउंट द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये मैनर वो अपने रूल में बताएंगे कि वो किस तरीके से फ्लोर वेज का फिक्सेशन करेंगे। फ्लोर वेज जो होगा वो जो है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी फिक्स किया जा सकता है, हिली एरिया के लिए, प्लेन एरियाज के लिए, या डेजर्ट्स के लिए, या जो भी हो। द मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 शैल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। जो हम सेक्शन 6 में मिनिमम वेज फिक्स करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, वो फ्लोर वेज से, फ्लोर वेज कौन तय करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फ्लोर वेज तय करेगी उससे कम मिनिमम वेज तय नहीं किया जा सकता है। और if minimum rate of wage fixed by appropriate government earlier is more than floor wage, then appropriate government shall not reduce the rate of minimum wage fixed by it earlier। और ऐसा होगा कि मान लीजिए राज्य सरकार 500 रुपया दे रही है मिनिमम वेज, और फ्लोर वेज केंद्र सरकार ने तय किया 300 रुपया, तो अब इसको ये रिड्यूस्ड भी नहीं कर सकती है, जो फ्लोर वेज आएगा उसके अकॉर्डिंग या उसको देखते हुए। यानी फ्लोर वेज से हमेशा ज्यादा ही देना है, और अगर आप दे रहे हैं तो उसको फ्लोर वेज पे लेके नहीं आ जाना या कम नहीं करना है। Central government may, before fixing the floor wage under subsection 1, obtain the advice of the Central Advisory Committee। जो केंद्रीय सलाहकार समिति होगी न्यूनतम मजदूरी की, उनसे वो एडवाइस ले सकते हैं। सेक्शन 42 में इसका जिक्र है, आगे हम लोग देखेंगे। एंड कंसल्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल में बताएगी कि किस मैनर से वो स्टेट से पूछेंगे। हो सकता है मीटिंग रखेंगे, या हो सकता है कुछ स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दें, या जैसा भी तरीका हो, तो वो हम लोग फिर उसके रूल में इस चीज को जान सकते हैं। अब इस कोड का सेक्शन 10 क्या कह रहा है आपको कि वेज ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे, सामान्य कार्य का जो दिन होता है, घंटा होता है, उससे यदि कम घंटे के लिए अगर वो काम किया तो ऐसे कर्मचारी को हम क्या वेज देंगे। तो यहाँ कहता है कि द एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट ऑफ वेज हैज बीन फिक्स्ड अंडर द कोड बाय द डे वर्क ऑन एनी डे on which he was employed for a period of less than requisite number of hours constituting normal working day। जैसे कि यदि किसी एम्प्लॉय के लिए दैनिक दर पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है पर डे के हिसाब से, कि एक दिन में आपको उसको 250 रुपया या 300 रुपया पर डे आपको देना है, ठीक है, तो 300 रुपया पर डे देना है, ये फिक्स है। अब अगर कोई उसको एम्प्लॉय करता है, उसको काम पर ही रखता है, was employed for a period of less than the requisite number of hours, और ये 300 रुपया उसको मिलना है 8 घंटे काम पर। अगर आपने उसको बोला कि भाई हमारे यहाँ 8 घंटे तो काम नहीं है, लेकिन आज तुमको हम काम देंगे, 5 घंटे तुमको काम करना होगा, 5 घंटे काम करेगा। अब ऐसी स्थिति में उसको क्या वेज देना है? तो ऐसी स्थिति में उसका जो वेज होगा वो फुल डे का वेज होगा। जितना भी एक दिन में आप वो उसको वेज देते हैं, वो आपको पूरा का पूरा फुल 300 रुपया देना होगा। यहाँ स्पष्ट हो लीजिए कि उसको आपने खुद ही रखा है 5 घंटे पर, यानी नियोजक ने जो है उसको 5 घंटे के लिए ही काम दिया है। नियोजक अगर उसको 8 घंटे के लिए काम देता है और अगर वो काम नहीं करेगा, तब उसको फुल डे का वेज नहीं मिलेगा। इसलिए इसको प्रोविजन में क्लियर किया गया है कि उसको फुल डे का वेज कब नहीं मिलेगा। ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव द वेज फॉर ए फुल नॉर्मल डे इन एनी केस where his failure to work is caused by his unwillingness। अगर वो अपनी अनिच्छा से काम नहीं करता है, मान लीजिए वो कामगार आया और काम करने के 3 घंटे या 4 घंटे के बाद बोला कि हम जो है अब जो है सो काम नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत है या कोई उसका पर्सनल वर्क है या जो भी, तो ऐसी स्थिति में उसको फुल वर्किंग डे का वेज नहीं मिलेगा, तो पर आवर के हिसाब से उसका वेज कैलकुलेट होगा। बट एंड नॉट बाय द ओमिशन ऑफ एम्प्लॉय टू प्रोवाइड हिम विथ वर्क। लेकिन यदि नियोजक जो है खुद उस कामगार को पूरे दिन का काम नहीं देता है, ऐसी स्थिति में वो कामगार पूरे दिन के वेज के लिए हकदार होगा, यानी उसको पूरे 8 घंटा का वेज वहां मिलेगा यदि नियोजक नहीं देता है। और कामगार खुद यदि काम नहीं करेगा तो फिर उसको प्रोपोर्शनेट किया जाएगा आवर के हिसाब से। दूसरा पॉइंट इसमें भी ये कहा गया है कि कब नहीं उसको मिलेगा, इन सच अदर केसेस एंड सर्कमस्टांसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यदि समुचित सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल में कोई और भी स्थिति तय करती है कि इस स्थिति में उसको फुल वेज नहीं मिलेगा, तो फिर उसको नहीं मिल सकता है। तो आपके याद रखने के लिए यही बात है कि यदि कोई कामगार जो है अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा 8 घंटे, तब तो उसका वेज कट जाएगा। लेकिन यदि नियोजक की इच्छा से, यानी नियोजक ने उसको काम नहीं दिया, 6 घंटे का ही काम दिया, तो ऐसी स्थिति में जो है उसको फुल वर्किंग डे का जो है यानी 8 घंटे का वेज मिलेगा। सेक्शन 11 को देखिए, तो इसमें कहता है कि यदि कोई एम्प्लॉय जो है 2 या अलग प्रकार का कार्य करता है,
जिसके के लिए अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेज निर्धारित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है उस एम्प्लॉय को पे जो होगा, उसको जो वेज दिया जाएगा, वो टाइम के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देंगे और उसके अलग अलग घंटे के लिए जो है अलग अलग जो है सो वेज निर्धारित करके फिर फाइनल वेज जोड़ेंगे, यानी उसको मिनिमम वेज से कम रेट में वेज नहीं मिलेगा। अब इसको थोड़ा फिर से समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि वो दो अलग अलग काम करता है, ए और बी। मान लीजिए किसी के घर आता है, वो बर्तन की सफाई करता है और वो मान लीजिए उसके घर में जो है सो धान की कटनी भी करता है। अब सपोज कीजिए ए और बी के लिए जो है अलग अलग रेट ऑफ वेज है। इसके लिए है आपको 500 रुपये प्रति दिन, यानी 8 घंटे के लिए, और इसके लिए सपोज कीजिए 400 रुपया है 8 घंटे के लिए, ठीक है। या इसके लिए 800 रुपया है, इसके लिए 400 रुपया है। तो यानी ये इसका हो गया आपको 100 रुपीज पर आवर और इसका हो गया 50 रुपीज पर आवर। अब अगर वो ये काम 3 घंटे करता है तो 3 आवर के लिए, और ये काम 5 घंटे करता है तो 5 आवर, तो उसका वेज जो हो जाएगा तो 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 50, यानी कि उसको उस दिन जो है 300 प्लस 250, 550 रुपये वेज मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो ये काम जो है 3 घंटे करता है तो इसके टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको जो है 3 घंटे का वेज देंगे, और ये काम जो है 5 घंटे करता है तो इसके टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वेज उसको मिला, और टोटल जो है उसका वेज उस दिन के लिए हो गया 550 रुपया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर दो अलग अलग क्लास ऑफ वर्क करेगा तो जिसके लिए जो मिनिमम वेज है निर्धारित, उसमें उसके टाइम के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे और उसका फिर फाइनल वेज डिसाइड करेंगे उस दिन के लिए। अब अधिनियम की धारा 12 जो है वो क्या कहती है कि मिनिमम टाइम रेट वेज फॉर पीस वर्क, जो मात्रानुपातिक कार्य है, पीस रेटेड वर्क है। पीस रेटेड वर्क कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि जिसको हम काउंट करके और प्रति यूनिट हम पैसा उसको भुगतान कर सकते हैं। तो पीस वर्क के लिए मिनिमम टाइम रेट वेज क्या होगा, यानी कि मात्रानुपाती कार्य के लिए न्यूनतम समानुपाती दर से न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, समानुपाती दर से न्यूनतम मजदूरी क्या होगी। तो कहता है कि वेयर ए पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क, यदि वो पीस वर्क पर कार्य में लगा हुआ है, एम्प्लॉय किया गया है, फॉर विच मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट ए मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड अंडर द कोड, और जो पीस वर्क पर वो कार्य में लगा हुआ है उसके लिए यदि मिनिमम टाइम रेट निर्धारित किया गया है। सपोज कीजिए कि वो ईंटें बनाने के लिए लगा हुआ है और ईंटा पथाई का दर जो है वो आपको 500 रुपया प्रति 8 घंटा का निर्धारित है। उसके लिए हमने मान लीजिए कि निर्धारित जो समुचित सरकार है उसने निर्धारित नहीं किया कि भाई 1000 ईंटे के लिए 500 रुपया देना है, उसने कहा कि 8 घंटे काम करता है तो 500 रुपया आपको देना है। एंड नॉट ए मिनिमम पीस रेट, उसको मिनिमम पीस रेट पे हमने निर्धारित नहीं किया, तो एम्प्लॉयर शैल पे सच पर्सन वेज नॉट लेस देन द मिनिमम टाइम रेट। तो ऐसी स्थिति में यदि वो 500 ईंटे बनाता है तो अब उसको ये एम्प्लॉयर कहे कि नहीं है भाई आप 500 ईंटे बनाए हैं और कम से कम 1000 एक दिन में बनता है तो आपको 250 रुपया मिलेगा, तो ये नहीं चलेगा। यदि हमने पीस रेटेड वर्क के लिए मिनिमम टाइम रेटेड वेज फिक्स कर दिया है तो अगर वो 8 घंटे काम करता है तो उसने कितना भी प्रोडक्शन किया हो, उससे ज्यादा किया हो चाहे कम किया हो, एक एवरेज से, तब भी उसको पूरा का पूरा फुल पैसा मिलेगा। धारा 13 कहता है फिक्सिंग आवर ऑफ वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग डे, जो सामान्य कार्य के दिवस है उसके लिए घंटों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। यहाँ कहता है कि जहाँ मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है फिक्स कर दिया गया है इस कोड के अंतर्गत, तो वहां सरकार क्या फिक्स करेगी, कौन सरकार, समुचित सरकार क्या फिक्स करेगी, फिक्स द नंबर ऑफ आवर ऑफ वर्क्स व्हिच शैल कंस्टिट्यूट नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूसिव ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक इंटरवल। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्मल वर्किंग डे 8 घंटे होगा, कम से कम 5 घंटे कार्य करने के बाद आधा घंटे का मिनिमम विश्राम होगा, तो ये सारी चीजें जो है कौन फिक्स करती हैं, कर सकती है समुचित सरकार। यहाँ क्लियर इन्होंने नहीं लिखा है, यानी कि इसको अब फिर आगे चल के रूल में मेंशन करना होगा कि, क्योंकि यहाँ फिक्स करने का पावर समुचित सरकार को दिया है कि रूल में कि 8 घंटे काम कर सकता है, 5 घंटे काम के बाद आधा घंटा का विश्राम होगा, इस तरह से 8 घंटे के बाद यदि वो काम करता है तो उसको ओवर टाइम देना है। प्रोवाइडेड फॉर ए डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन में कम से कम एक दिन का उसको जो है विश्राम देना है। Which shall be allotted to all employee, जितने भी उसके कामगार हैं उनको 7 दिन में एक दिन विश्राम देना, और to any specified class of employee and for payment of remuneration in respect of such day of rest, और जिस दिन उसको विश्राम देना है, यदि वो लगातार 7 दिन काम करता है,
6 दिन काम कर रहा है तो 7वें दिन उसको रेस्ट देना है और उस रेस्ट दिन के लिए उसको भी पेमेंट देना है। जनरली जो मिनिमम वेज वाला जहाँ एप्लीकेबल होता है वहाँ ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि डे के हिसाब से वर्कर काम करता है। किसी के यहाँ 3 दिन काम किया, किसी के यहाँ 2 दिन काम किया, किसी के यहाँ 5 दिन काम किया। लेकिन यदि वो लगातार 6 दिन काम करता है तो उसको 7वें दिन आपको एक रेस्ट दे देना है, यदि आपको उससे कंटिन्यूस अगले फिर नेक्स्ट 6 डेज भी काम लेना है तो। प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन डे ऑफ रेस्ट एट ए रेट नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट। यदि रेस्ट के दिन भी आप उससे काम ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपको संडे को छुट्टी देनी थी और संडे को भी आपने उससे काम ले लिया, तो उस दिन की जो मजदूरी हो जाएगी वो ओवर टाइम रेट से हो जाएगी। और ओवर टाइम रेट जो है यहाँ तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन ओवर टाइम रेट है कितना, डबल रेट होता है। तो डबल रेट मतलब कहने का कि अगर सपोज कीजिए एक दिन के लिए मजदूरी 500 रुपया पर डे है और आपने उसको छुट्टी के दिन काम करवा लिया, तो उस दिन के लिए उसको मजदूरी देनी होगी 1000 रुपीज। उसके बाद इसका जो सबसेक्शन 2 कहता है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल इन रिलेशन टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय अप्लाई ओनली टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया कि किस हद तक इन बातों को माना जाएगा, प्रोविजन 2 सबसेक्शन 1 के बातों को। एम्प्लॉय इंगेज्ड इन एनी इमरजेंसी व्हिच कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन और प्रिवेंटेड। अब 8 घंटा काम करना है, अब नियम बना दिया हमने कि 8 घंटा ही काम करना है। अब बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, उसमें कोई कामगार लगा, वो कहेगा कि 8 घंटा हो गया मैं तो चला। तो ऐसी स्थिति में जो है, या कोई और भी इमरजेंसी सिचुएशन होगा जिसको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो 8 घंटे वाली बात वहां पे लागू नहीं होगी और सरकार निर्धारित कर सकती है कौन कौन सिचुएशन हो। उसके बाद कहता है यदि इंप्लॉय जो है किसी भी प्रिपरेटरी या कम्प्लीमेंट्री नेचर के वर्क में इन्वॉल्व है जहाँ की टाइम लिमिट को फॉलो करना मुश्किल है, आउटसाइड द टाइम लिमिट भी काम हो करना पड़ेगा, तो ऐसे जगहों को निर्धारित कर सकती है समझे सरकार। एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिटेंट नेचर का है उसका एम्प्लॉयमेंट। इंटरमिटेंट नेचर का कहने का मतलब हुआ कि तोड़ तोड़ करके काम करना पड़ता है, कोई इस तरह का काम हो, बहुत तरीके के कार्य होते हैं तो उसमें इस तरह का अगर नेचर है। एम्प्लॉय इंगेज्ड इन एनी वर्क फॉर विच फॉर टेक्निकल रीजन हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द ड्यूटी इज ओवर। कई बार ऐसा हो सकता है कि ड्यूटी ओवर होने से पहले टेक्निकली उस काम को कंप्लीट कर देना है। या फिर एम्प्लॉय इंगेज्ड इन वर्क व्हिच कुड नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट टाइम्स डिपेंडेंट ऑन द इरेगुलर एक्शन ऑफ द नेचुरल फोर्सेस। अब मान लीजिए इस तरह का काम है कि सपोज कीजिए वो दिन में ही संभव हो सकता है, या फिर टाइडल वेव्स से रिलेटेड कोई वर्क काम करे, तो जब टाइड आएगा तभी होगा, तो नेचुरल फोर्सेस से वो गाइडेड वर्क है तो उसी समय उसको काम करना है। ऐसे में 8 घंटे वगैरह का कंडीशन अगर लग जाएगा तो फिर वो एम्प्लॉय चला गया तो फिर काम नहीं होगा। तो सरकार चाहे तो इसको जो है आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती है कि किन किन जगहों पर इस 8 घंटे की परिधि में छूट दिया जाएगा, बशर्ते ऐसी भी स्थिति में फिर वो होता है कि उसको कंपनसेटरी लीव देना होता है या फिर उसके वर्किंग आवर्स को इस तरह से रेगुलेट करना पड़ता है कि लेबर लॉ का जो ये अदर प्रोविजन है वो फॉलो होता है। अब यहाँ सबसेक्शन 3 जो है एक चीज को और स्पष्ट करता है कि यदि कोई इंप्लॉय इंटरमीडिएट नेचर के वर्क पर, आंतरिक काल नियोजन पर कहते हैं इसको, जैसे काम को तोड़ तोड़ के करना पड़ता हो इस तरह के वर्क पर नियोजित है, तो वहां जो है डेली आवर ऑफ ड्यूटी क्या होगा उसको सरकार निर्धारित करेगी। मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे जो भी सरकार निर्धारित करेगी, वहां डेली आवर ऑफ ड्यूटी को निर्धारित किया जाएगा। और इफ देयर इज नो डेली आवर ऑफ ड्यूटी एज सच फॉर सच एम्प्लॉय, और ऐसी स्थिति में जहां पे डेली आवर ऑफ ड्यूटी उस तरह के कार्यों के लिए निर्धारित नहीं होगा, द आवर्स ऑफ ड्यूटी नॉर्मली इंक्लूड पीरियड ऑफ इनएक्शन ड्यूरिंग विच the employee may be on duty but is not called upon the display either physical activity or sustained attention। अब होगा कि मान लीजिए कोई इस तरह का काम है जहां पे कि कर्मचारी थोड़ी देर अटेंशन दे रहा है 2 घंटे, फिर बैठना है उसको 1 घंटा 2 घंटा, फिर 2 घंटे उसको कुछ काम करने हैं, तो या तो सरकार उसमें निर्धारित करेगी कि इस तरह के काम में लगे हुए कर्मचारी कितने देर तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं, और नहीं निर्धारित करेगी तो यदि वो काम पर आ गया तो यदि वो बीच में 2 घंटे काम के बाद मान लीजिए 1 घंटा उसको बैठना है, फिर 2 घंटे उसको काम करने हैं, तो ये 1 घंटा भी उसको इंक्लूड किया जाएगा। जहां पे वो पीरियड ऑफ इनएक्शन जो है, जहां पर उस कर्मचारी ड्यूटी में था लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ड्यूटी में उस समय काम करना संभव नहीं है टेक्निकली उस ड्यूटी के लिए, तो वहां भी वो जो है सो काम पर माना जाएगा और 8 घंटे के हिसाब से देखा जाएगा। अब मिनिमम वेज चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है, वेज फॉर ओवर टाइम वर्क, सेक्शन 14, ओवर टाइम वर्क के लिए क्या होगा। वेज कहता है वेयर एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर द कोड बाय द आवर और बाय द डे और बाय सच लॉन्गर वेज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
यानी कि वेज जो है आवर के हिसाब से, डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, वीक के हिसाब से भी फिक्स कर सकता है, क्वार्टर 15 दिन के हिसाब से, 15 डेज के हिसाब से, फोर्टनाइटली भी फिक्स किया जा सकता है, जो भी हो किसी भी लॉन्गर पीरियड में। वर्क ऑन एनी डे इन एक्सेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर कंस्टिट्यूटिंग ए नॉर्मल वर्किंग डे। जो नंबर ऑफ आवर नॉर्मल वर्किंग डे का हम लोग मान लीजिए 8 घंटा लेते हैं, तो उससे ज्यादा जो भी वर्क करेगा द एम्प्लॉयर शैल पे हिम एवरी आवर और पार्ट ऑफ एन आवर सो वर्क इन एक्सेस। तो एम्प्लॉयर जो है जितना भी वो देर उससे काम करेगा, 8 घंटे के बाद वो मान लीजिए 9 घंटे तक काम किया, तो एक्स्ट्रा 1 घंटा रेस्ट इंटरवल छोड़ के, तो वो जो है सो उतने समय के लिए ओवर टाइम रेट से उसको पेमेंट करेगा। शैल नॉट बी लेस देन द ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेज। और ये ओवर टाइम का रेट क्या होगा? नॉर्मल वेज रेट से आपको जो है दुगुना होगा या उससे कम नहीं होगा, मतलब दुगुने से कम नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि 8 घंटे के लिए आपने 400 रुपया रखा है, तो पर आवर हो गया आपको 50 रुपीज। तो अगर वो 1 घंटा ओवर टाइम करेगा तो उसके लिए आपको 50 रुपीज पर आवर नॉर्मल है, तो 50 इंटू 2 यानी 100 रुपया आपको उस दिन का ओवर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मिनिमम वेज का। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो रूल में बताई गई है, सेंट्रल रूल में, उसको हम लोग फिर से अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम कोड का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोड के डिस्कशन के बाद आपको फिर एक अलग वीडियोस आएगी जिसमें आपको रूल से रिलेटेड जो पॉइंट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो। अगर किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी तो आप हमको कमेंट्स में बताएंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको उस हिसाब से एडजस्ट करूँ। अगले सेक्शन में हम लोग फिर इसका चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें कि आपको पेमेंट ऑफ वेज के बारे में डिस्क्राइब किया गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।